हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन को हिंदी में अन्वेषण कहते हैं। आज हम अन्वेषण की जो बेयर एक्ट में डेफिनेशंस दी गई हैं हिंदी और इंग्लिश में, हम उनको पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम उन पहलुओं को भी छुएंगे जो कि इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाहियों के दौरान चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। उन चरणों को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी मामले की परत दर परत ही हम उसकी तह तक पहुंचते हैं और कार्यवाही को अंजाम देते हैं। तो साथियों, आइए अब हम देखते हैं कि हमारी जो बेयर एक्ट में डेफिनेशंस दी गई हैं वो क्या हैं। तो देखिए, यहाँ अपने बोर्ड पे लिख रखा है कि दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार, हिंदी में जो हमारी डेफिनेशन है वो ये कहती है, सेक्शन 2 के अनुसार, कि अन्वेषण से हमारा तात्पर्य ये है कि उन समस्त कार्यवाहियों में जो कि पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, वह साक्ष्य लेने जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये कहना चाहती है ये डेफिनेशन कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, अन्वेषण में क्या होगा कि एक पुलिस अधिकारी होगा जो कि आपके साक्ष्य को एकत्रित करेगा, या मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो कि साक्ष्य लेने वहां जाएगा। कहां जाएगा? घटना स्थल पर। तो ये हमारी परिभाषा हिंदी में जो हमें बताती है। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन इंग्लिश में क्या है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। इंक्लूड्स द ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड for the collection of evidence collected by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। फिर से एक बार रीड कर देते हैं आपके लिए। includes the all proceedings under this code for the collection of evidence collected by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। तो इसका सेम मतलब जो अभी मैंने हिंदी में आपको इंटरप्रेट किया है वो वही होगा। हिंदी हो इंग्लिश हो, समानता रखी जाती है, मशीनों के द्वारा इसको अनुवादित किया जाता है, किताबों में वही छप के आता है, लेकिन अर्थ आपका एक ही होता है। तो जो आपको अर्थ बताया गया है वही अर्थ है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर में, और ये सेशन में हम ये भी जानेंगे जो हमने आपसे बोला था कि कार्यवाही क्या है, अन्वेषण की कार्यवाही कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए कि मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी व्यक्ति को, जो हमने अभी अपनी डेफिनेशन में देखा कि किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और वह व्यक्ति क्या करता है? साक्ष्य लेने जाता है। या कोई पुलिस अधिकारी होता है जो थाने का बाहर साधक अधिकारी होता है, वो साक्ष्य लेने घटना स्थल पर जाता है। तो सबसे पहला क्या आ रहा है कि किसी जगह पे अपराध हुआ है, या हमें प्रथम सूचना रिपोर्ट मिली है या इत्तला मिली है कि अपराध हुआ है, या हमें कहीं संदेह है कि वहाँ पे अपराध हो सकता है। तो हम सबसे पहले, हमारा पहला चरण क्या आएगा इन्वेस्टिगेशन में, कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए उस स्थल पर पहुंचेंगे। वो स्थल क्या माना जाएगा? घटना स्थल। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है, अन्वेषण की कार्यवाहियों में भिन्न चरण शामिल होते हैं। पहला हमारा जो हमने लिखा है, अपराध स्थल का निरीक्षण। पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त इस कार्य के लिए जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? जाकर के अपराध स्थल का निरीक्षण करेगा। उसके बाद मामले एवं घटना से संबंधित
मामले एवं घटना से संबंधित तथ्य जो फैक्ट्स होते हैं एवं परिस्थितियों, जो सिचुएशन होती है, जो वहाँ की जो आपका कह सकते हैं जो एक्चुअल आपका जो वास्तविकता होगी उस जगह की, उसके बारे में अभिनिश्चयन करना। मतलब तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करता है, उनको समझना होता है कि एक्चुअल यहाँ पे क्या घटित हुआ होगा। मैं आपको यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ इस चीज़ से, आप पेपर्स पे, टीवी डिबेट्स में ये सुनते होंगे विभिन्न न्यूज़ एंकर्स के द्वारा, और विभिन्न समाचार पत्रों में ये लेखकों के द्वारा लिखे गए लेखों में पढ़ते होंगे कि घटना का पुनर्दृश्यकरण करवाया गया या उसको पुनः जो है मतलब रीफिल्म किया जाता है, उसको दोबारा उसकी जो है शूटिंग की जाती है। तो वो वही ये पॉइंट आता है, देखिए इन्वेस्टिगेशन होती है, वो ये पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है कि मामले एवं घटना से संबंधित फैक्ट्स को समझना, ये एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। मैं एक बहुत बर्निंग टॉपिक को टच करने जा रहा हूं, वो है लखीमपुर कांड, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में हुई था आपका। तो उसमें क्या हुआ था, अभी आपने पढ़ा होगा कि रीशूटिंग करवाई गई है, जीपों को, गाड़ियों को फिर से दौड़ाया गया है, फिर से वहां पे लोगों को जुड़वाया गया है, शूटिंग दोबारा हुई है, फिर से हम उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जा रही है कि एक्चुअल वहां पे हुआ क्या था। क्या गलती किसानों की थी, या जो गाड़ी सवार जो विधायक पुत्र हैं, या माफ करिए मंत्री पुत्र जो हैं, कथित मंत्री पुत्र जो हैं, उन्होंने क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी लापरवाही बरती गई है, उसके बारे में बड़े अधिकारियों के द्वारा जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो देखिए दूसरा टॉपिक आपने समझा। अब तीसरा टॉपिक क्या है, नाम निर्देशित या संदेहित व्यक्ति की गिरफ्तारी तथा उससे पूछताछ। अब देखिए क्या है, आप इसी कांड से जुड़े हुए तथ्यों को समझ लीजिए। नाम आया था कथित मंत्री पुत्र का, और कथित मंत्री पुत्र का नाम आते ही जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, उसकी तरफ से आपको एक सम्मन भेजा गया है, उनके दरवाजे पे चिपकाया गया। अब नाम निर्देशित हो रहा है या उनके ऊपर संदेह प्रकट किया जा रहा है कि ये गाड़ी अगर उनकी है तो उनके ही द्वारा ये एक्सीडेंट माना जाएगा, किसानों की हत्या जो मानी जाएगी। उनके ऊपर अगर संदेह जाता है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी, देन पूछताछ होगी। मतलब सम्मन भेजा गया है, सम्मन हम आपको पढ़ाएंगे क्या होता है। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी और उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। उस पूछताछ के आधार पर हम अगला चरण देखते हैं कि वो क्या निकल के आ रहा है। वो चरण ये निकल के आ रहा है, अपराध कारित होने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संग्रहण। अब पूछताछ के बाद जो अपराध हुआ है, अपराध कारित होता है, जो अपराध हुआ है उस अपराध में जो उस अपराध से संबंधित साक्ष्य होंगे उनको कलेक्ट करा जाएगा। हमारी डेफिनेशन भी क्या कहती है, कलेक्टिंग, ये देखिए लिखा हुआ है, कलेक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अदर देन ए मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट बाय बिहाफ। तो हमारा वो क्या करने जाता है, जो पुलिस अधिकारी होता है ऐसा व्यक्ति क्या करता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस कलेक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर। यहां पे देखिए लिख रखा है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो ये साक्ष्य लेने जाएगा। अब साक्ष्यों को एकत्रित किया जाएगा। अब इसके बाद अगला चरण क्या होगा या आएगा, तो ये देखिए यहां पे लिखा है, इस तथ्य पर राय की संबंधित सामग्री के आधार पर किसी आरोप का युक्ति संगत आधार बनता है या नहीं बनता है। देखिए जो फैक्ट्स होंगे, जो सिचुएशन होगी शूटिंग होने के बाद में, हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे ना। जब हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो हम इस आधार पर पहुंचेंगे कि क्या ये मामला सत्य है कि नहीं है।
अगर झूठ होता है तो यकीन रखिए जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती हैं, जो हमारी जांच की प्रक्रियाएं होती हैं, वो इतनी सशक्त होती हैं, इतनी प्रभावशाली होती हैं कि आप उनसे बच नहीं सकते हैं। आपके मुंह से सच निकलवा लिया जाता है और उसके आधार पे ये तय होता है कि क्या कोई मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या, माफ करिए, उसके बाद जो है एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट को आपके दंडाधिकारी को सौंप दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्रतिप्रेषण कर दिया जाता है या प्रेषित किया जाता है कि मैंने मामले की इन्वेस्टिगेशन की और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं और ये रिपोर्ट आपके सामने मैं प्रेषित करता हूं। तो हमने क्या जाना इस लेक्चर से कि इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाहियां क्या होती हैं, इन्वेस्टिगेशन के बारे में कैसे चरण दर चरण हम आगे बढ़ते हैं मामले को सुलझाने के लिए। बेयर एक्ट में जो डेफिनेशंस दी गई हैं हमने उनको पढ़ा। तो आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, कमेंट सेक्शन में आकर के आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेलकम करूंगा आपको, आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और साथ ही साथ आप जो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, जो और लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।